नमस्कार, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है द साइंस एरा की क्लास में। जैसे आप सभी जान रहे हैं कि कल वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था जो टेक्निकल में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस, उनके बारे में बातचीत हुई थी। उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया है, कैसे हमको अटेम्प्ट करना है, कैसे अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, सारी चीज़ें हमने देखी थी। आज वाली क्लास में भी, आज के सेशन में भी हम लोग यही सब करने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास में भी यही टोटल प्रैक्टिस से ही होने वाला है आज का क्लास में। ओके, तो अगर आप बैच के बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि इस बैच में आप कैसे इनरोल हो, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा तरीका ये है कि आप द साइंस एरा की ऐप को इंस्टॉल कीजिए और इंस्टॉल करने के बाद आप इस हेडिंग पे चले जाइए, JTGL CCE 2026। तो यहाँ पर आपको मेंस मैथमेटिक्स का बैच आपको मिल जाएगा, आप इसको परचेज कर सकते हैं और उसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं उसमें जो हाइलाइट्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर बताया गया है कि कोर्स आपको पूरा फुल कोर्स मिलेगा, 15 के 15 टॉपिक कवर किए जाएंगे। टाइमिंग आपको बता दी गई है, प्रतिदिन शाम में की जाती है 5 बजे से। स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा ऐप में ही, ऑलरेडी बहुत सारा स्टडी मटेरियल रखा गया है। टेस्ट सीरीज इनबिल्ट है, लाइव प्लस रिकॉर्डिंग बैच, लाइव प्लस रिकॉर्डिंग बैच ही है। बेसिकली आप लाइव क्लास आप देख रहे हो, उसी लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग आपको आफ्टर द क्लास मिल जा रहा है। ठीक है, और वैलिडिटी 2 साल की वैलिडिटी है। ठीक है, इसके अलावा आज हम थोड़ा सा अलग चर्चा करेंगे कि इसके अलावा एक और बैच, एक चीज़ के बारे में बताएंगे हम आपको। इसके बारे में आप सभी जान रहे हैं कि झारखंड पीजीटी और माध्यमिक आचार्य, इसका जो सिलेबस है वो बिल्कुल वही सिलेबस रखा गया है मैथमेटिक्स में जो आप टेक्निकल में देख रहे हैं। वही 15 के 15 टॉपिक बिल्कुल सिमिलर है। तो अगर आप चाहते हैं अपनी तैयारी को और ज़्यादा अच्छा करना और इसके साथ साथ अगर आप थोड़ा सा और ज़्यादा इसमें बूस्ट करना चाह रहे हैं अपने नॉलेज को, तो बेस्ट रहेगा कि आप ये माध्यमिक आचार्य वाला, पीजीटी वाला ये जो बैच हम 27 जुलाई से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, आप उसमें इनरोल हो जाएं। ठीक है, क्योंकि इस बैच में कम्प्लीटली आपको फोकस्ड, इस बैच में देखिए फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपको ओवरऑल आप टीचिंग में कैसे अपने मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट को यूज़ कीजिएगा वो सारा कुछ इसमें सिखाया जाएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स तो आप सीखिएगा ही, क्वेश्चन बनाना आप सीखिएगा ही, लेकिन उन क्वेश्चन के पीछे का जो लॉजिक है, जो थ्योरी है, उसको भी आप समझ पाएंगे अच्छे से। ठीक है, क्योंकि कल को आगे चल के आप टीचर बनेंगे, आपको बच्चे सवाल पूछेंगे ही, सर ये वाला क्वेश्चन कैसे बन रहा है, ये वाला बन रहा है तो इसके पीछे का रीज़न क्या है। वो सारी चीज़ें, वो जो टेक्निक होता है, जो लॉजिक होता है, बच्चों के अंदर जो डालना है, उस लॉजिक को क्रिएट करना है, वो क्रिएटिविटी जब तक आप अपने अंदर नहीं लाएंगे तब तक मुश्किल हो जाएगा कि आप बच्चों से एक्सपेक्ट करें कि वो आपको उस लेवल का जवाब दे पाए जिस लेवल का आप सुनना चाह रहे हैं। तो उसके लिए तो आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा ना कि हाँ भाई, हम उतना बताएं, उस तरीके से बताएं जिससे बच्चे जो हैं उस चीज़ों को ग्रैब करें और उनमें एक डेवलपमेंट हो जाए, मेंटली वो डेवलप हो जाए कि हाँ भारी से भारी चीज़ों को भी पकड़ पाएँ। ठीक है, क्योंकि ऐसे भी आपको सभी को पता है कि मैथमेटिक्स से बच्चे थोड़े डरते हैं। डरने के पीछे का वजह वही होता है कि उनको क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं पता चल पाता है बहुत बार। तो उसका वजह क्या होता है, हम टीचर्स ही इतना होते हैं। अगर टीचर सही तरीके से किसी चीज़ को गाइड करे, किसी चीज़ को लीड दे, तो ऑब्वियस है बच्चा उसमें एक अच्छा कॉन्सेप्ट पकड़ेगा ही पकड़ेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस बैच के बारे में। जैसा कि अभी हम बता दिए कि बैच जो है हमारा 27 जुलाई से स्टार्ट होगा, दिन सोमवार है। ठीक है, शाम के टाइम पर है 5 बजे। ये हर दिन चलेगा, मंडे टू सैटरडे चलेगा ही, जैसे बाकी बैचेस हमारे चलते हैं ठीक उसी तरह से मंडे टू सैटरडे ये भी हमारा इसी तरह से चलेगा। ठीक है, बाकी कंप्लीट कोर्स इसमें कवर किया जाएगा, पूरा का पूरा 15 टॉपिक आपको यहाँ पर मिलने वाला है। कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस, तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि कॉन्सेप्चुअल आपको रहना ही है और प्रैक्टिस के लिए आप प्रॉपर कलेक्शन आपको मिल जाएगा क्वेश्चंस का। ठीक है, स्टडी मटेरियल उसी में प्रैक्टिस का जो पूरा कलेक्शन है पढ़ने के लिए भी आपको मिल जाएगा, आप उसमें फिर जो प्रैक्टिस करना है वहाँ भी कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज इसी बैच में इनबिल्ट है, लाइव प्लस रिकॉर्डिंग बैच रहेगा, मतलब ये कम्प्लीटली हाइब्रिड मोड में जाने वाला है। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो भी क्लास आपका चलेगा वो क्लास का
लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग आपको आफ्टर द क्लास अवेलेबल हो जाएगा। जैसे हमारे बाकी बैचेस में होते हैं, बाकी क्लासेस के लिए हम लोग जो व्यवस्था प्रोवाइड किए हुए हैं, बिल्कुल यही चीज़ यहाँ भी लगाया हुआ है। कोई आपको अलग से कुछ नया करने का ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। बाकी आप टाइमिंग हम आपको बता दिए हैं, 5 बजे से स्टार्ट होगा, तो जितना जल्दी हो सके एकदम न्यू फ्रेश टॉपिक से ही स्टार्ट किया जाएगा। तो ऑब्वियस है कि हम चाहेंगे कि आप सभी लोग पहला क्लास जरूर अटेंड करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्रम को। आज हमारा जो सेशन है जिसमें हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं, टेक्निकल में आए हुए क्वेश्चंस या अदर डिफरेंट स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं जिसमें मैथ्स पूछा जा रहा है, उसके क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ। आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ बोला गया है कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स इज व्हाट। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कौन सा वाला ऑप्शन आपका सही है उसको आपको चेक करना है। अब इसमें हम अटेम्प्ट कैसे लें? हम बैठ के इतना बड़ा मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पूरे प्रोसेस से तो नहीं निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रोसेस से निकालने बैठेंगे तो टाइम ज्यादा जाएगा। तो उसका तरीका क्या होगा, थोड़ा सा मैट्रिक्स को अगर एनालाइज करेंगे तो आपको दिखेगा क्या, इसमें रो सम जो है आपको सेम दिख रहा होगा। नोटिस कीजिएगा 1 + 2 + 2, 1 + 2 + 2 करने पर कितना मिला 5। फिर उसी तरह से यहां पर सेकंड वाले में 2 + 1 + 2, फिर से आपको 5 मिलेगा। अगला फिर नेक्स्ट थर्ड वाले रो में देखिए 2 + 2 + 1, तो क्या मिला 5। रो सब सम का सेम हो चुका है, रो सम इज सेम, सो लैम्डा = 5 इज एन आइगन वैल्यू, ठीक है। अब आगे क्या, एक आइगन वैल्यू मिला है ना, बाकी का तो सब नहीं मिला है। तो करेंगे क्या, इस लैम्डा = 5 को इस्तेमाल करेंगे इन चारों ऑप्शन में। जिस ऑप्शन में नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा वो ऑटोमेटिक हट गया, और जिसमें 0 हुआ वो वाला आंसर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो लैम्डा = 5 है वो असल में इन्हीं का तो रूट बनता। इनमें से कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या करता है, 0 से इक्वेट करने पर रूट देता है अपना। तो हमने पहले से ही उसका एक रूट निकाल लिया। अब देखना है कि ये वाला जो रूट है कौन सा वाला इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, किसको नहीं करता है। तो देखिए बी और डी ऑप्शन में, बी में एक्सप्रेशन और सी में, बी और डी दोनों में तो सेम ही एक्सप्रेशन है, तो वैल्यू बस पुट करके रखते हैं। लैम्डा = 5 पुट कीजिए इसमें, तो यहां हो जाएगा 125, यहां हो जाएगा 75 और 45 और 5 जोड़ेंगे तो कभी भी ये 0 नहीं होने वाला है, ठीक है। जोड़ के देख लीजिए 0 नहीं होगा, तो डायरेक्टली ये दोनों के दोनों ऑप्शंस आपके ऐसे ही खत्म हो गए। ओके, अब फिर आपका बाकी का 2 ऑप्शन इधर बच रहा है, तो लगाते हैं बाकी ए और सी ऑप्शन में। देखिए ए ऑप्शन के लिए क्या करेंगे, लैम्डा का वैल्यू 5 से पुट करके रखिए, 125, 75, 45 -5 जोड़ के देखिए 0 तो नहीं होगा, लग ही रहा है। 5 5 10, 4 2 6 और 1 7, और इधर से 1 आया तो 80। ये कितना हो गया, 17 से 8 गया 9, नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। तो बचा क्या, सी ऑप्शन, खत्म, ठीक है। और सी में अगर टेस्ट करना चाह रहे कि सी में होगा कि नहीं होगा, तो सी के लिए तरीका वही है, 125 -75 + 45, सॉरी माइनस है वहां पर, 45 -5 जोड़ के देखिए 0 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसीलिए सही आंसर आपका यही वाला होगा। ओके, ठीक, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट, सही जवाब। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताइए। हाँ, ये बात तो कहेंगे कि अगर आप पुराना लेक्चर सब नहीं पढ़े हैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम पे थोड़ा दिक्कत तो होगा, क्योंकि अभी हम थ्योरी नहीं कराएंगे, अभी हम सीधे क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करेंगे। पहले भी हम बोले हुए थे कि क्लास प्रैक्टिस वाली क्लास में हम लोग पुराना जितना थ्योरी पढ़ा हुआ है उसका इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करेंगे, है ना। इसीलिए थोड़ा सा तो एफर्ट मारना पड़ेगा। अभी आपको मेमोरी में भी रखना होगा कि हमने क्या पढ़ा था और कैसे हम इधर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चीज सीखना है, ठीक है। हो गया, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का रैंक पूछा जा रहा है।
तो अब आप कैसे बनाएंगे इसको? दो तीन तरीके से सिखाए थे रैंक निकालने का तरीका, एक्लॉन फॉर्म से, या आप माइनर देखकर भी निकाल सकते हैं। एक बार खुद से ट्राई कीजिए क्या आना चाहिए, फिर हम बताएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी, डिटर्मिनेंट जीरो हुआ था कि नॉन जीरो हो गया था? एक बार ठीक से सीखिए, हमको लग रहा है डिटर्मिनेंट इसका जीरो होना चाहिए। सी ऑप्शन आया, ठीक है। देखिए दोनों तरीके से करते हैं हम लोग, रैंक वाले ये इकोलॉन फॉर्म से भी निकालेंगे और जो डिटर्मिनेंट वाला तरीका है उससे भी सीख लेंगे, दो याद हो जाएगा दोनों चीज कैसे हो रहा था। याद कीजिए इसका इकोलॉन फॉर्म कन्वर्ट करने का मतलब क्या था, आपको एक एंट्री यहाँ रखना है, बाकी सब एंट्री इधर जीरो, इधर कुछ भी रहे कोई मतलब नहीं है। यहाँ दूसरा रखिएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा, इधर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है। फिर यहाँ पर आइदर जीरो नहीं तो एंट्री आएगा, ठीक है। उसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखिए फर्स्ट एंट्री आपका 1 है, नीचे में इसमें यहाँ पर आपको जीरो बनाना है, यहाँ ऑलरेडी जीरो है, तो ऑपरेशन क्या लगाएंगे, R2 में 2 इंटू R1 कर देना है बस। तो यहां से आपको क्या मिला 1 2 3, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। R2 इस साइड लिख लेते हैं, 2 1 0 और 2 से मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर वाले को, तो 2 4 6 घटाएंगे, यहां से हो गया 0, यहाँ -3 -6, 0 -3 -6, फिर उसी तरह से 0 1 2। अब साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों एक दूसरे का मल्टीपल है, तो यहां से आप इसको हटा सकते हैं। R3 में हम एक ऑपरेशन लगा रहे हैं, R3 इंटू, इधर लिख दिए 3 इंटू R3 प्लस R2 कर देंगे, तो यहां से आपको देखने को मिलेगा 1 2 3 0 -3 -6 0 0 0। तो अब यहां पर देखिए नॉन जीरो रो कितने बच गए, नॉन जीरो रो हमारे पास बचा 2, तो रैंक कितना आ जाएगा, सिर्फ 2। इसलिए सही आंसर आपका ये, ओके। अगर डिटर्मिनेंट वाले मेथड से निकालते तो फिर वहां थोड़ा सा फंसने का चांस है, उससे बता दे रहे हैं कैसे निकलेगा वो। क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, देखिएगा। अगर आप डिटर्मिनेंट वाले मेथड से बनाते तो ये क्वेश्चन हम लोग के पास ऐसे आया हुआ था 1 2 3 2 1 0 0 1 2, और आपका ऑप्शन जब दिया हुआ है A बराबर 0, B बराबर 3, C बराबर 2 और D बराबर 1। सबसे पहला चीज देखिए, किसी भी मैट्रिक्स का रैंक जो है ना वो जीरो तब आता है जब सारा का सारा एंट्री आपका जीरो होगा, तो यहाँ तो सब एंट्री जीरो है नहीं, तो ये ऑप्शन ऐसे ही हटेगा। अब बच गया ये 1 2 3, इसमें से क्या होगा, तो शुरू करते हैं हम लोग पूरे बड़े वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। क्योंकि आप पढ़े थे कि अगर आपका मैट्रिक्स n बाय n साइज का हुआ है, माने स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हुआ, तो यहां से पता था कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू n होगा। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हुआ तो रैंक ऑफ ए जो है वो घट जाता है, n से छोटा हो जाता है, ठीक है। तो यहां हम देखते हैं सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल करके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 2 3 2 1 0 0 1 2। आप लोग चेक कीजिए डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, 0 आना चाहिए। हम निकाल के देख लेते हैं, ये वाला 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छूट जाएगा, तो 1 0 1 2, बीच में माइनस, अब ये वाला 2 उठाइए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0 दिस, फिर उसके बाद 3 पे चलते हैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 1 0 1। ये सब तो जल्दी जल्दी करना ही होगा ना, तो फिर छूट जाए, हम लोग पीछे रह जाएंगे। यहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ 2 मिलेगा, यहाँ 2 इंटू 4 हो गया, यहाँ से 3 इंटू 2 हो गया, तो 2 माइनस 8 प्लस 6 बराबर 0। डिटर्मिनेंट तो 0 हो गया, तो इसका मतलब कि रैंक आपका 3 नहीं हो सकता है। सो रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 3, नीचे दिख रहा है ना,
तो ये भी नहीं होगा। अब बचा 2 नहीं तो 1, इसमें कैसे देखें? देखिए, याद होगा कि जब हम लोग पढ़े रैंक का दूसरा डेफिनेशन क्या पढ़े थे कि अगर अगर मैट्रिक्स का साइज n बाय n या कोई भी साइज का आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका रैंक अगर आपको r हम दे रहे हैं, अगर इस मैट्रिक्स का रैंक जो है आपको r मिल रहा है, तब फिर देयर एग्जिस्ट ए स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर r क्रॉस r सच दैट कि डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ r प्लस 1 क्रॉस r प्लस 1, माने उससे बड़े वाला जो मैट्रिक्स आएगा उसका 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अभी आप देखें कि 3 बाय 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स यानी कि मेन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो आपको 0 मिल गया था, तो इसके बाद पॉसिबिलिटी क्या हुआ, या तो वो 1 बाय 1 ऑर्डर का सब मैट्रिक्स मिलेगा जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो रहेगा, या फिर 2 बाय 2 ऑर्डर का सब मैट्रिक्स मिलेगा जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। तो आपको सबसे पहले हायर में देखना है, अगर इसमें आपको नॉन जीरो मिल गया ना, इसमें एक ऐसा सब मैट्रिक्स इसी के अंदर से ढूंढ के लाना है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो रहेगा, तो ऑटोमेटिक रैंक आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये जो है, चाहे कोई भी आप सब मैट्रिक्स, हम इसको लिए आप किसी और को लेके देख सकते हैं, अगर इसको हम चेक करते हैं तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा 1 2 2 1, तो मिल रहा है 1 माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया क्या कि रैंक इसका कितना आना चाहिए 2 आएगा। सो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2। जैसे आप करना चाहे उस तरह से बना सकते हैं, इसीलिए आंसर हम लोग को 2 मिला था यहां पर। ठीक है, 1 अगर मान लेते हैं सब 2 बाय 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर बाय चांस 0 हो जाता ना, तो फिर हम लोग 1 अल्टीमेटली रैंक उसका 1 ही बचता और दूसरा कुछ नहीं होने वाला था। ठीक है, तो इस केस में यही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ V3F। देखिए V3F लिखने का मतलब हो रहा है R3F, समझ के R3F मान के R3 ओवर R मान सकते हैं, C3 ओवर C मान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक और चीज बोला है स्टैंडर्ड बेसिस। तो स्टैंडर्ड बेसिस कहने का मतलब क्या होगा, स्टैंडर्ड बेसिस मीन्स एक प्रॉपर प्री डिफाइंड जो बेसिस रहता है, जो ऑर्डर्ड फॉर्म में रहता है, उसको ही वो बोल रहा है। तो एक चीज को ध्यान में रखिएगा क्या क्या होता है। जैसा कि हम लोग इस पे बात कर रहे थे, जब हम बेसिस हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें देखे हुए थे कि R ओवर R है, तो इसका स्टैंडर्ड बेसिस क्या आया था, सिंगलटन 1 आया था। ठीक है, क्यों आया था, कैसे आया था, वो उस दिन बता दिए थे। हालांकि याद होगा कि इस बेसिस कहने का मतलब क्या होना चाहिए, इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। दूसरा क्या है, इसको जनरेट करना चाहिए पूरा वेक्टर स्पेस को। जनरेट वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो ये जनरेट भी करता था। फिर उसी तरह से जब आप R2 ओवर R देखने जा रहे थे, तो वहां पर स्टैंडर्ड बेसिस में आपको मिला था 1,0 और दूसरा आया था 0,1, ये वाला आया हुआ था। अब यहां देखिएगा ये दोनों स्टैंडर्ड बेसिस है, अगर आप इसको पलट दीजिएगा ना, इसका पोजीशन आगे पीछे कर दिए, तो फिर स्टैंडर्ड बेसिस में नहीं आएगा। स्टैंडर्ड बेसिस का यही फीचर है कि इसको एकदम प्रॉपर ऑर्डर में ही लिखना होता है, 1 0 फिर 0 1, यानी कि ये पहला एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट, माने एक्स कोऑर्डिनेट पहले 1 आएगा, दूसरे वाले में एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट वहां पर 1 हो रहा था। तो ये भी आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट था और जनरेट भी कर रहा था, जनरेट वेक्टर स्पेस। ठीक है, अब R3 के ऊपर चलेंगे, तो R3 का स्टैंडर्ड बेसिस क्या बनेगा, इसी तरह से अभी हम देखेंगे यहाँ पर R2 में 2 ही एलिमेंट इसके अंदर आ रहा था स्पेयर में, है ना, तो अब यहाँ 3 एलिमेंट हो जाएगा। कौन कौन, x का कोऑर्डिनेट, y और ये z। फिर उसी तरह से नेक्स्ट 0 1 0, अगला 0 0 1, इस तरह से ये हो गया आपका स्टैंडर्ड बेसिस।
ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड बेसिस। अब इसको मिलाइए इसके ऊपर, इसमें से कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो सीधा सीधा आपको ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। ठीक है, तो सी ओवर सी में भी रहेगा बाई चांस अगर क्वेश्चन यहां पर देखिए, ये इसीलिए बोला V3 ओवर एफ एनी फील्ड। ठीक है, तो ये अगर बाई चांस C3 ओवर सी भी रहता तो भी यही चीज आने वाला था, वहां बदलता नहीं। लेकिन अगर वही चीज अगर C3 ओवर R हो जाता तब फिर बेसिस आपका बदलेगा वहां पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन के साथ। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पूछा गया है P कोई 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो ऑलरेडी आपको दे दिया है 10। फिर पूछ रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ -3 इंटू P, इसका क्या होगा। ये तो पहले भी आप लोग पढ़े हैं, ट्राई कीजिए क्या होना चाहिए इसका आंसर। हमको लगता है पहला दूसरा क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हुए थे इस टाइप का, डिटर्मिनेंट वाला प्रॉपर्टी बस है। करके बताइए क्या हो रहा है, फिर अगर हम मेमोराइज करवा देंगे क्या इसका मेन प्रॉपर्टी था। कितना आया आंसर आप लोग का, बी -270। हाँ बिल्कुल सही, सभी का जवाब बिल्कुल सही है, -270 ही है इसका सही जवाब। कैसे आया, याद कीजिए कि हम लोग पढ़े हुए थे ना कि ए कोई n/n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। ठीक है, और आप जान रहे हैं कि इसका डिटर्मिनेंट जो है कुछ आता है, एनीथिंग जो भी आता है आप आने दीजिए उसको। अब क्या किए, ए के साथ में आप एक कोई भी स्केलर वैल्यू मल्टीप्लाई कर दिए और पूछा गया कि भैया इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते थे, k का पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a करते थे। जितना यहाँ n रहता था उतना ही यहाँ पर k का पावर हो जाता था। जस्ट यही काम करेंगे यहाँ पर। आपका जो P मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट बताया गया है, कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, और -3 इंटू P का फिर पूछा जा रहा है कि इसका डिटर्मिनेंट कितना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ -3p कितना हो जाएगा, -3 को पहले तो बाहर निकालिए और पावर में आपको कितना लेना है, p का साइज देखिए 3/3 है, तो यहाँ पावर में भी आपको 3 होगा इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस p। तो 3 का पावर 3 बार करेंगे तो -27 हो ही जाएगा, इंटू 10 तो -270, खत्म। इस तरह से होगा। ठीक है, ठीक, याद है, अच्छा बात है, गुड। चलिए अगला सवाल, ये तो बहुत छोटा सवाल है, ज्यादा भारी नहीं है। आपके पास 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, आपको बस मिलाना है कि कौन सा सही है। मैच द फॉलोइंग है। अब देखिए, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ट्राई कीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्लास 10 में भी जो ये चीज पढ़े हुए हैं, इस तरह का चीज, उसका इस्तेमाल करके भी तुरंत आसानी से आ सकता है आंसर। क्या आ रहा है, बी। हमको पता नहीं है क्या आंसर है, बी। चलिए सही है। क्या चीज हम लोग पढ़े हुए थे, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। हालांकि ऐसा सवाल तो नहीं देगा इस तरह का 2 ही इक्वेशन दे करके, हम लोग तो 3 इक्वेशन वाला जनरली हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं, है ना। तो देख लीजिए थोड़ा सा थ्योरी इसका। हम लोग के पास क्या था कि अगर ax प्लस बी वाई इक्वल टू b है, a b c कर लेते हैं इसको, और इधर मान लीजिए ex प्लस एफ वाई इक्वल टू जी दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला चीज था यूनिक सॉल्यूशन के लिए। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या पढ़े थे हम लोग कि a बाय ई जो है वो बराबर नहीं होगा b बाय एफ के। ठीक है, दूसरा चीज क्या पढ़ रहे थे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हमारा पढ़ा हुआ था, उसमें हम लोग ये देखे थे कि a बाय ई का वैल्यू b बाय एफ के बराबर है और b बाय एफ का वैल्यू c बाय जी के बराबर है। ये केस होता था जिसमें इनफाइनाइट आप बोलते थे। और जो तीसरा कंडीशन था जिसको हम लोग बोलते थे नो सॉल्यूशन वाला, तो उसमें पढ़ा हुआ था कि a बाय ई जो है वो आपका बराबर हो जाएगा b बाय एफ के, लेकिन ये बराबर ना हो आगे वाले रेशियो में c बाय जी। तो हम लोग बोलते थे कि इसको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। यहाँ जस्ट इसी चीज को आपको टेस्ट करना है।
ठीक है, तो हम कहाँ से टेस्ट शुरू करें? पहला नंबर से करते हैं, आप लोग जो बताएं हम उसी से शुरू कर देते हैं। सब देखिए, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें x का जो कोफिशिएंट है 1 है, नीचे में भी 2 है, इधर देख रहे हैं 2/4 हो रहा है और इधर देख रहे हैं 4/12 आ रहा है। कहाँ ये हो गया? ये तो ठीक है, बराबर हो, ये बराबर है 1/2 2/4 के, लेकिन इसका वैल्यू अगर देखेंगे तो 4/12 करने का मतलब कितना होता है? 1/3। दिस इज नॉट इक्वल। तो इसका मतलब है कि ये जो है नो सॉल्यूशन के पास चला गया। ठीक है, अब फिर उसी तरह से दूसरा भी देख लीजिए। दूसरे वाले में 1/3 मिल रहा है, -2/4 मिल रहा है। अच्छा, और तो पहले इसी को देख लेते हैं, ये दोनों ही अनइक्वल है, तो साफ साफ हो गया कि इसको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये यूनिक सॉल्यूशन के पास चला गया। अब जो बचा उसको कुछ नहीं चेक करेंगे, हम इसको सीधे लेके चलेंगे इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो 1 का आप लोग सी बोले थे, ठीक है, फिर सेकंड का ए बोले थे, वो भी सही है, और 3 का बी। ठीक है, गुड। ठीक है, समझ में आ गया, याद आ गया होगा कि 10th क्लास में ये सब हम लोग पढ़े हुए थे लगभग। स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट होता था कि स्ट्रेट लाइन पैरेलल चलेगा तो क्या होगा, इंटरसेक्ट कर गया तो क्या होगा, या कुछ नहीं किया तो फिर क्या हो सकता है ना। कभी कभी ज्योमेट्री में भी आपको 2D में भी पूछ सकता है कि दो ऐसे इस तरह से क्वेश्चन दे करके उसके लाइंस के बिहेवियर के बारे में भी पूछ सकता है, तो वो सब याद रखिएगा, उसमें कॉमन सा चीज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, ए आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दिया गया है। अच्छा, उसके साथ साथ डायगोनलाइजेबल बोल भी दिया है। ठीक है, ऑर्डर कितना है? 3 है। उसके आइगन वैल्यू कितने हैं? λ1 λ2 λ3। अब आपको पूछा गया है कि ए इनवर्स डायगोनलाइजेबल इफ कब होगा डायगोनलाइजेबल, ये पूछ रहा है ए इनवर्स के बारे में। तो फिलहाल तो इस लाइन को देखना भूल जाइए, बस इतना देखिए कि 3 वो आइगन वैल्यू है और आपका मैट्रिक्स कैसा है? नॉन सिंगुलर है। तो नॉन सिंगुलर है तो फिर अब आगे का जवाब यही है कि आइगन वैल्यू कभी भी इसका 0 नहीं हो सकता है। माने आपका λ1 नॉट इक्वल टू 0, λ2 नॉट इक्वल टू 0, λ3 नॉट इक्वल टू 0। आंसर आप लोगों को मिल चुका है। बताइए क्या होगा, इतना क्लू तो दे दिए। ऑप्शन डी करेक्ट। ज्यादा सोचना ही नहीं था, जब साफ साफ दिख रहा है कि ए आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, माने उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा ही नहीं, तो फिर आइगन वैल्यू कहां से उसका 0 होगा कोई भी, क्योंकि याद होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज क्या था? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। अब यही चीज अगर नॉन जीरो है, डिटर्मिनेंट ही नॉन जीरो है, तो फिर ईवी का प्रोडक्ट कहा, वो भी तो नॉन जीरो होगा, और इससे नॉन जीरो होने का मतलब ऑल ईवी आर नॉन जीरो। ठीक है, इसीलिए डी ऑप्शन ही सही है। बाकी सब में देखिए एक ही को 0 मिल रहा है, तो कहां से होगा? बस सही है। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स P दिया हुआ है जो सेटिस्फाई करता है P² माइनस IP को। ठीक है, और फिर पूछा गया है कि P टू द पावर n इक्वल टू 5i माइनस 8p। अगर ऐसा है तो फिर n का वैल्यू क्या होगा? ठीक, इसको बनाया जा सकता है, ट्राई कीजिए। n का वैल्यू रखिए, आसान है, यहीं से हो जाएगा। P² तो दिया ही हुआ है, तो बस उसमें करना कुछ नहीं है। n का वैल्यू एक बार 4 चाहे 5 चाहे 7, 4 और 4 और 6 रख के देखिए पहले। ठीक है, उससे काम बनेगा थोड़ा। ये कैलकुलेट बस करवाने वाला क्वेश्चन है। 6, ठीक है, मुझको लगता है क्यूब करने से सीधे एक ही बार में आंसर आ गया होगा। ऑप्शन सी, ठीक है। क्या किए? P² पर होल पावर 3 कर दिए। उसी से तो जल्दी आते हुए हमको दिख रहा है।
क्योंकि 5 करेंगे तो 5 तो फिर उधर गड़बड़ हो जाएगा। 5 दूना 10, 5 में गड़बड़ होगा। हाँ, काम कर सकते हैं। देखिए कैसे अटेम्प्ट लेना चाहिए था इस क्वेश्चन को। पहले बड़ा डिजिट को छोड़ दीजिए, ठीक है। 5 और 7 जो ऑड टाइप का दिख रहा है उसको छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ने बोल रहे हैं? 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम p का पावर 4 लिखें तो एग्जैक्टली ये चीज p स्क्वायर का स्क्वायर तो बन ही सकता है। तो हमारे लिए एक कैलकुलेशन यहाँ आसान होगा। और दूसरा इसमें क्या है, यहाँ पर p का पावर 6 लिखने का मतलब क्या है? p स्क्वायर का पावर 3 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर भी आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। आप इसको भी करके देख सकते हैं, इसको भी करके देख सकते हैं। जैसा कि आप लोग ये वाला ऑप्शन बता रहे हो, हम इसी को ऑप्शन को करके देख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है जल्दी आ जाए, क्योंकि इन सब क्वेश्चन में जनरली ऐसे ही हिट एंड ट्रायल लेना होता है। तो यहां से हम लोग को मिला i माइनस पी का होल क्यूब। सॉल्व करेंगे तो चूंकि आइडेंटिटी है तो आप डायरेक्टली लगा सकते हैं a माइनस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला। तो i माइनस p का क्यूब माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर p प्लस 3ab का स्क्वायर। तो यहां से हो गया i माइनस पी क्यूब माइनस 3p प्लस 3p स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहां से p स्क्वायर का वैल्यू पुट किया जा सकता है i माइनस 3p। अच्छा इसको इधर रखें, p क्यूब 3p स्क्वायर। तो p स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा था? अच्छा कॉमन ले सकते हैं क्या? कॉमन ले लेने से काम बन जाता तो फायदा तो कुछ नहीं होगा, ऐसे ही रखते हैं। यहाँ से 3 हो गया, p स्क्वायर का वैल्यू i माइनस पी। फिर सॉल्व करते हैं, i माइनस 3p माइनस p क्यूब प्लस 3 माइनस 3i, यहाँ 3p। थोड़ा सॉल्व करना ही पड़ेगा इसको, ऑप्शन नहीं है। यहाँ से हो गया 3 और 1 4i, ठीक है। 3 और 3 6p माइनस p का क्यूब। अब एक काम कीजिए, p क्यूब को हटाना है तो p क्यूब को आप कैसे हटाएंगे? p क्यूब में आपका p स्क्वायर इनबिल्ट दिख रहा है, p इंटू पी स्क्वायर। तो p स्क्वायर का वैल्यू i माइनस पी, 4i माइनस 6p माइनस p और माइनस माइनस प्लस p स्क्वायर। फिर से 4i माइनस 7p और p स्क्वायर का वैल्यू फिर से रख लीजिए i माइनस p। तो आना चाहिए था उतना जो आ गया 8p, ठीक है। वही चाहिए था 5i माइनस 8p। तो सीधे सीधे n का वैल्यू कितना रखने पर निकला है? 6 रखने पर होगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। बस यही करना था इसमें। बताइए इस क्वेश्चन में अगर दिक्कत हुआ है तो दोबारा हम इसको समझाएंगे। कैलकुलेट करने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है बताया जा सकता है दोबारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है ए कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए स्क्वायर जो है वो सिमेट्रिक है, पहला स्टेटमेंट है। इधर कर देते हैं, पता हुआ है क्या। दूसरा चीज बोला गया है कि ट्रेस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज 0। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो ट्रेस होता है वो तो ऐसे ही 0 होता है, तो सबको पता है क्या, ओनली 2। पहला वाला ऑप्शन को एक बार चेक कीजिए तो ए स्क्वायर सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, थोड़ा ध्यान से। अगर वो थ्योरेटिकली अगर प्रूफ हो गया कि सिमेट्रिक हो रहा है तब तो फिर आप गलत ऑप्शन चूज कर रहे हैं। ट्राई कीजिए, सिमेट्रिक को कैसे चेक करते थे। देखिए आपको दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन के लिए, फर्स्ट के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? ए तो बोला है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, मतलब ए का ट्रांसपोज करने पर माइनस ए के बराबर हो जाएगा, है ना। अब पूछा है कि ए स्क्वायर जो है
क्या ये चीज आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा? तो आप इसको टेस्ट करेंगे ना कि ट्रांसपोज इसका, ये चीज आपको देखना होगा कि ए स्क्वायर का ट्रांसपोज करने पर क्या हमको दोबारा ए स्क्वायर मिलता है, ये देखना है। तो कैसे चेक करेंगे? देखिए, ए स्क्वायर का ट्रांसपोज मतलब आप कह रहे हैं कि ए इंटू ए का ट्रांसपोज, तो घुमा फिरा के होता क्या है, ये वाला का ट्रांसपोज इंटू इसका ट्रांसपोज। अब एक बात बताइए, ए ट्रांसपोज किसके बराबर है? माइनस से, माइनस से, तो किसके बराबर निकला? ए स्क्वायर हुआ। तो फिर हम देख क्या रहे हैं कि जो हमारा ए स्क्वायर का ट्रांसपोज निकला वो आपका किसके बराबर है? ए स्क्वायर। सो योर ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिंगुलर नहीं, सिमेट्रिक लिखना है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका सही है। दूसरा चीज, ट्रेस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज जीरो, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आप ट्रेस भी देखे होंगे कि ट्रेस बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, उसमें हम लोग देखे हुए थे कि वो डायगोनल एंट्री उसका जीरो हो जाता है। एस एस एम का इवन पावर एस एम होता है, हाँ अभी सही बताएं, बिल्कुल सही। कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका अगर कभी भी आप इवन पावर आप रखते हैं तो हमेशा वो सिमेट्रिक मिलेगा आपको, ओके। और अगर ऑड रखते हैं तो वो चीज स्क्यू सिमेट्रिक मिलेगा। इस चीज को नोट में लगा लीजिएगा। नोट क्या है? अगर ए आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एसएसएम है, तो ए का पावर इवन पावर, ये ऑलवेज आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। लेकिन ए का पावर ऑड रखिएगा तो ये ऑलवेज आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। और दूसरा चीज, ट्रेस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज जीरो, ये तो ऐसे भी सही है, क्योंकि देखिए किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम लोग जानते हैं ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई आई के बराबर ही होगा। अगर आप इसको जैसे इक्वेट भी कीजिएगा ना, तो इसका डायगोनल एंट्री और इसका डायगोनल एंट्री दोनों को चेक करेंगे तो वही वाला रिलेशन मिलता है, ए आई आई इक्वल टू माइनस ए आई आई। तो इसको सॉल्व करने पर ए आई आई इक्वल टू जीरो, अल्टीमेटली आई आई इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई, ठीक है। तो जब डायगोनल एंट्री ही आपका जीरो है तो ट्रेस तो जीरो होगे करेगा, तो इसीलिए भी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहां से। अगला क्वेश्चन क्या है? एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसका एक आइगन वैल्यू जो है वो 3 के इक्वल है, तो सम ऑफ अदर आइगन वैल्यू क्या होंगे? आसान है, बताइए। एक आइगन वैल्यू के बारे में आप जान रहे हैं और बाकी 2 आइगन वैल्यू का सम पूछ रहा है, तो पूछ क्या रहा है वो उसका सीधा हिंट है कि भाई आप ट्रेस के पास जाओ। ए हाँ शंकर सही है, वो तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में दोनों ही केसेस में बात सही है। वो किसी भी ऑर्डर का रहे हमेशा डायगोनल एंट्री उसका जीरो ही होता है। हम इधर आगे वाला में लिख रहे ना दी है, कुछ नहीं लिखते हैं। अभी नहीं पकड़ पाए थे, ऐसे थोड़े होगा ये। एक आइगन वैल्यू क्या है? 3 दिया है, ठीक है। आपका 2 आइगन वैल्यू के बारे में आप तो नहीं जान रहे, नहीं जान रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई, और उसके बाद क्या है याद कीजिए, सम ऑफ आइगन वैल्यू इज ट्रेस ए। तो ट्रेस कहने का मतलब क्या है? 1 प्लस 0 प्लस पी, 0 प्लस पी। तो x प्लस वाई बराबर कितना निकला? प्लस 1 माइनस 3, 3 माइनस 2, हो गया आंसर, ठीक है। बस यही करना था। भारी भारी सवाल का जवाब दे रहे हैं, आसान वाला में फंस जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हल्का सा थ्योरेटिकल है, ट्राई कीजिए। लेमडा अगर एक आइगन लेमडा एक का कैरेक्टरिस्टिक रूट दिया हुआ है तो फिर आप इस मैट्रिक्स के बारे में क्या बोल सकते हैं? ए माइनस लेमडा आई। ये भी कल भी हम इसके बारे में बात किए हुए थे। लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग का शायद यही था, इसी टाइप का एक क्वेश्चन था ये कि यही था। देखिए बताइए क्या होगा। देखिए क्या बोल रहा है कि आपके पास ए मैट्रिक्स है ना, और लेमडा उसका आइगन वैल्यू है। कैरेक्टरिस्टिक रूट कहने का मतलब तो आइगन वैल्यू होता है, तो सब कोई जान रहे हैं, है ना। अब एक बात बताइए कि मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आप लोग निकालते कैसे थे? ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनांट को जीरो से, डिटर्मिनांट ही कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल था ना। ये भी हिल जाएगा तब। डिटर्मिनांट ऑफ ए माइनस लेमडा आई, इसी को बोलते थे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। है तो ये भी मैट्रिक्स, ठीक है। आप किसका डिटर्मिनांट निकाल रहे थे? डिटर्मिनांट जब निकालते हैं तो किसका निकलता है? मैट्रिक्स का निकलता है, ठीक है। तो ये वाले मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनांट निकाल रहे हैं, और ये डिटर्मिनांट को हम लोग क्या बोलते थे? ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का जब आप डिटर्मिनांट निकालते तो वो चीज आपका, अच्छा लैम्डा उसका एक रूट है, ये भी तो बात है। हाँ ठीक, चलिए वो चीज नहीं रहेगा तो काम ही कैसे होगा। देखिए ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। और जब आप इसको जीरो से इक्वेट करते थे तो यहां से आपको क्या मिलता था? कैरेक्टरिस्टिक रूट, ठीक है। और यहां पर वो रूट कौन सा है? लैम्डा। अब इस लैम्डा का काम क्या है? इसको सेटिस्फाई कराना है कि नहीं? अगर इसको सेटिस्फाई कराना है तो सेटिस्फाई कराना है तो इसका डिटर्मिनेंट को किसके बराबर होना चाहिए? जीरो के बराबर होना चाहिए। तो फिर ये वाला जो मैट्रिक्स हुआ ए माइनस लेमडा आई नाम का जो मैट्रिक्स है, जिसको इस क्वेश्चन में लिख के दे रहा है ए माइनस लेमडा करके, ये कौन सा टाइप का मैट्रिक्स हो गया? सिंगुलर, ठीक है। ये चीज है सिंगुलर मैट्रिक्स। कभी भी ध्यान रखिएगा जब भी आपको पूछा, डायरेक्टली पूछा जाएगा कि आप जो डिटर्मिनेंट निकालते हैं ए माइनस लेमडा आई नाम के मैट्रिक्स का, तो ये मैट्रिक्स आपका सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है? तो ये हमेशा आपका सिंगुलर मैट्रिक्स ही होगा। रीजन बिहाइंड कि इसी, जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो एक पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर लेता है और उसी से आपको रूट मिलता है। उसको जब जीरो से इक्वेट करते हैं तो रूट मिलता है, और जब उसी रूट को आप यहां फिट कीजिएगा तो फिर इसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। तो इसी वजह से बोला जाता है कि ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स हमेशा आपको सिंगुलर मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। ई क्यू व्हाट? EQ कहने का मतलब क्या है? अच्छा एक सेकंड लैम्डा ऐसा, हाँ उसी चीज को हम कह रहे हैं कि जब हम लोग लिखते हैं ना ऐसे, देखिए जब हम लोग लिखते हैं, काले पेन से नहीं लिखेंगे, ax इक्वल टू लैम्डा एक्स लिखते हैं तो इसी चीज को ऐसे नहीं कर रहे थे ax माइनस लैम्डा एक्स इक्वल टू जीरो। फिर यहां से बनता था लैम्डा इंटू आई एक्स इक्वल टू जीरो। फिर उसके बाद आप लोग बोलते थे कि ये जो वाला जो मैट्रिक्स है, दिस मैट्रिक्स इज योर सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहने के पीछे भी रीजन था। इसको इसलिए रीजन बोलते थे सिंगुलर मैट्रिक्स क्योंकि a माइनस लेमडा आई के साथ जब भी किसी x को, इस पर्टिकुलर x को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जीरो हो जाता था। इसके पीछे रीजन था कि ये जो है एक आपका सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन को भी इंडिकेट कर रहा था। ट्रांसफॉर्मेशन तो हम पढ़ाए नहीं है लेकिन बोल रहे हैं, ये सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन को बताता था। और सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन कहने का मतलब क्या होता है कि वो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, किस ट्रांसफॉर्मेशन को आप सिंगुलर बोलते हैं? सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन T
को सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन तब बोला जाता है जब Tx इक्वल टू 0 हो जाएगा फॉर एनी नॉन जीरो x। जीरो के लिए तो हमेशा जीरो होबे करेगा। फॉर एनी नॉन जीरो x के लिए अगर आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन जीरो हो गया, तो मतलब वैल्यू इधर जीरो दे दिया, तो समझ जाइए आपका T जो है इट्स अ सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन। यहां लिख दे रहे हैं हम, T is singular transformation if Tx is equal to 0 for any x not equal to 0। यहाँ यही होता है। आप लोग अगर थोड़ा डिटेल में पढ़े होंगे लीनियर अलजेब्रा को, तो याद भी होगा कि जो भी मैट्रिक्स है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट करता है, और एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक मैट्रिक्स को जोड़ता है, मतलब मैट्रिक्स को बताता है। माने एक ट्रांसफॉर्मेशन से आप मैट्रिक्स जा सकते हैं, एक मैट्रिक्स से आप ट्रांसफॉर्मेशन जा सकते हैं, दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट ही है। ठीक है, तो इसीलिए जब हम लोग इसको बोलते हैं कि ये वाला सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसका बिहेवियर कहां से पता चलता है, इस एक्स के हेल्प से पता चल रहा था कि वो एक एक्स को मल्टीप्लाई कर लिया अपने साथ या अपने साथ ऑपरेट कराया तो इधर जीरो कर दिया, तो अल्टीमेटली यहां से जो मिलेगा वो आपका सिंगुलर मैट्रिक्स मिलेगा। और इसी चीज को फिर बाद में चल के ट्रांसफॉर्मेशन के लैंग्वेज में बोलेंगे तो सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन निकलेगा यहाँ से। ठीक है, तो ये चीज है। अभी फिलहाल इतना ही याद रखिए। एक और बार क्या बताऊं, इसको बताएं। देखिए, सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन कहने का मतलब, पहले इसको समझ लीजिए। सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन कहने का मतलब होता है ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो किसी भी नॉन जीरो एक्स का वैल्यू को जीरो बना दिया। माने अपने अंदर हम ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, फंक्शन होता है, अपने अंदर एक इनपुट लिया एक्स और आउटपुट में आपको क्या दे दिया, जीरो। अगर ऐसा कर दिया तो फिर इस T को बोलेंगे सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन। फिर दूसरा चीज, हर एक ट्रांसफॉर्मेशन एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है यहां पर, और उल्टा भी होता है। ठीक है, हर एक मैट्रिक्स एक ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें क्या हुआ था, यहां पर घुमा फिरा के बात वैसे ही हो रहा था। a माइनस लैम्डा आई नाम का एक मैट्रिक्स रहा, वो क्या किया, इस x को अपने साथ मल्टीप्लाई किया या अपने अंदर ऑपरेट कराया तो इधर जीरो बना दिया। जीरो बनाएगा तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ट्रांसफॉर्मेशन निकला उसको नाम दिए थे सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन। और वही सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स वाला फॉर्म जो है वो ये है, ये वाला। तो इसी को फिर हम लोग बोल देते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, वही चीज इसीलिए बोला गया था कि ये वाला आपका सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। आगे इस क्वेश्चन को देखिए, ये कोई मैट्रिक्स है, सम एंड प्रोडक्ट होगा, sum and product of all eigen values of a are 10 and 30 respectively, then a square plus b square का वैल्यू कितना होगा, ट्राई कीजिए। हाँ, वो जीएम वाला था, डेरोगेटरी एंड नॉन डेरोगेटरी का रिलेशन ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी या अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी से है। ओके, इसको कीजिए 5 and 29। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए आपका मैट्रिक्स है। ठीक है, उसमें बोल रहा है कि सारे के सारे एंट्री आपके रियल हैं, सम और प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है आइगन वैल्यूज के कि 10 और 30 है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर बोला है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहला चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वो कौन सा टाइप का मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, आइगन वैल्यूज क्या क्या आएंगे, ए बी और 3। अब चलते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन में बोल रहा है कि सम यानी कि a प्लस बी प्लस 3 करने पर आपको कितना मिला, 10, यानी कि a प्लस बी प्लस दिस इज इक्वल टू a प्लस बी इक्वल टू 7 आ गया। ओके, अब उसके बाद बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू a डॉट b डॉट 3 दिस इज इक्वल टू 30। तो a डॉट b का वैल्यू कितना मिला, 10। अब फिर आपको पूछा गया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू, तो सिर्फ पॉसिबिलिटी को देखेंगे ना, कौन से दो नंबर हैं जिनको, कौन से दो ए बी रियल एंट्री वाले हैं जिसको हम जोड़े तो 7 मिले और प्रोडक्ट करें तो 10 मिले। तो सीधा सा दिख रहा है, 5 प्लस 2 कीजिएगा 7 होगा, 5 इंटू 2 कीजिएगा तो 10 होगा। तो साफ साफ है कि अब ए और बी आपको मिल चुका है। ए बराबर 5 लेकर रखिए, बी बराबर 2 रखिए, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 5 प्लस 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 25 प्लस 4 29, आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से करना था इसको। सही आंसर सभी का।
चलिए, और अगला बाकी का क्वेश्चन अगला क्लास में करते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, तो छोटा छोटा क्वेश्चन है, वो सबको कर लेंगे अगले क्लास में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।